प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जिस संकरण में दो जोड़े विपरीत लक्षणों वाले कारक भाग लेते हैं तो उस संकरण को द्विसंकरण संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए थे वे सभी प्रयोग मटर के पौधों पर किए थे। तो ये भी जो प्रयोग था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, इसका भी प्रयोग मेंडल ने अपने बागान में मटर के पौधों पर ही किया। और इस डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने दो शुद्ध किस्म के मटर के पौधों का चुनाव किया। जो पहला पौधा था चुना, तो उसमें जो उन्होंने लक्षण चुने, बीज का रंग और बीज का आकार, यानी पहला जो पौधा था जिसको चुना, उन्होंने जो लक्षण उन्होंने चुने उसका बीज के आधार पर चुना। बीज का रंग पीला था और उसका आकार गोल था। और दूसरा किस्म का जो पौधा था उसका बीज का रंग हरा था और उसका आकार झुर्रीदार था। तो देखो यहाँ पर एक जोड़ा, मतलब एक पौधे का एक जोड़ा, मतलब कलर क्या है, पीला, रंग, आकार गोल। दूसरे पौधे का हरा रंग, झुर्रीदार आकार। तो मतलब एक पौधे से दो लक्षण और एक पौधे से दो लक्षण, इस तरह दोनों पौधे से दो दो लक्षणों को जिसमें थे उस तरह के पौधों का उन्होंने चुनाव किया। और यहाँ पर एक बात याद रख लेना है कि यहाँ पर जो चूँकि पौधा शुद्ध है इसलिए यहाँ पर पीला रंग और गोल आकार जिस पौधे में हो रहा है वो प्रभावी लक्षण है। और इस तरह दोनों पौधों को लेकर के मेंडल ने क्रॉस कराया। और यहाँ जो क्रॉस जो होगा पर परागण विधि द्वारा क्रॉस होगा। और क्रॉस कराने के बाद F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए वे सभी पौधे पीला रंग और गोल आकार बीज वाले उत्पन्न हुए। और F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए उनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वे 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए। तो उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं तब और इसको समझने में आसानी होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पर दो प्रकार के पौधे लिए गए हैं और दोनों ही पौधा शुद्ध है। तो पहला जो मटर का पौधा लिया गया है उसका बीज का रंग पीला और उसका आकार गोलाकार। यहाँ पर पीले रंग का जो एलील है जिसको जीन भी कहा जाता है उसको हम कैपिटल वाई रखे हैं 2 ठो। और यहाँ पर पहले ही एक संकरण में बताया था कि यहाँ पर डबल क्यों लिखा गया है, क्योंकि क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और दोनों पर एक एक जीन स्थित होते हैं एक ही लक्षण को प्रकट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 जीन दर्शा रहा है, मतलब एक ही लक्षण के 2 जीन वाई। उसी तरह गोलाकार बीज के लिए यहाँ 2 आर लिखा गया है। और दूसरे प्रकार के पौधा जो था उसका बीज का रंग हरा था, तो हरा के लिए स्मॉल वाई रखा गया है, इसका अपोजिट रखा गया, हरा के लिए स्मॉल वाई। और उसका बीज झुर्रीदार था, मतलब और ऊबड़ खाबड़ था ऊपर का सरफेस उसका, तो उसके लिए 2 ठो स्मॉल आर रखा गया है। तो चूँकि ये पेरेंट पौधे हैं, इन्हीं के बीच क्रॉस कराना है, इसलिए इनको जनक पीढ़ी कहा जाता है। और चूँकि पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो लक्षण है प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। अब क्या किया गया कि दोनों पौधों के जो फूल थे उन फूलों में क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस करने से क्या होता है कि पहले फूलों के अंदर क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो गैमेट बना, क्या बना, कैपिटल वाई कैपिटल आर। क्योंकि 2 गैमेट के अंदर क्योंकि एक ही जीन आते हैं, जोड़े जीन का एक ही जीन ही गैमेट के अंदर आते हैं, इसलिए
पीला रंग और गोलाकार बीज का जो लक्षण है वो इस गैमेट में आ गया है। देखो यहाँ पर चूँकि गैमेट है तो उसमें सिंगल जीन जाएगा तो वाई बना। उसी तरह हरा रंग और झुर्रीदार बीज के लिए जो गैमेट बना वो स्मॉल वाई और स्मॉल आर बना। तो अब क्या हुआ कि इनके बीच क्रॉस पोलिनेशन कराया गया और क्रॉस पोलिनेशन के फलस्वरूप जो बीज उत्पन्न हुआ और इस बीज से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसमें देखा गया कि उसका बीज का रंग पीला और उसका आकार गोलाकार था। मतलब ये जो पौधा उत्पन्न हुआ उसमें ये पौधा चूँकि हाइब्रिड था, क्योंकि यहाँ पर दोनों पौधों का जीन मिक्स हो गया है, इस पौधे में उपलब्ध है, इसलिए इसको संकर कहा जाएगा। और इसका जो लक्षण जो प्रकट हुआ पीला रंग और गोलाकार बीज वाला लक्षण यहाँ उत्पन्न हुआ। मतलब ये लक्षण यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये इसका F1 पीढ़ी था। अब क्या हुआ कि इस तरह F1 पीढ़ी में फिर दो पौधों को लिया गया। F1 पीढ़ी का जिसका ये जेनोटाइप था, इस तरह का दो पौधे लिया गया। अब यहाँ पर ध्यान में देखो तो ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। तो इन पौधों में के बीच फिर क्रॉस कराया गया और वो क्रॉस किस प्रकार का था? स्वपरागण, मतलब सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। तो चूँकि इसका यहाँ पर एक संकर में 4 जीन है तो यहाँ जो गैमेट बनेगा ये गैमेट 4 प्रकार का बनेगा। मतलब इसके प्रत्येक पौधा में जो फूल में जो गैमेट बनेगा 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। मतलब 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। इस प्रकार है, देखो यहाँ पर वाई आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये सेम ही पौधा है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि एक नर है और एक मादा है। अच्छा, अब देख लो कि आखिर इस गैमेट का निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ एक समझाने का प्रयास किया हूँ। देखो यहाँ पर आ जाओ तो देखो गैमेट कैसे बनता है फूल के अंदर। देखो ये जो है ये बीज का कलर, तो बीज का कलर का जो संकर जो हाइब्रिड है उस पौधे में बीज का कलर का जीन क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बीज का कलर का जीन है, ये पीला होने का जीन है और ये हरा होने का जीन है। उसी तरह बीज की आकृति का जीन क्या है? देखो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब यहाँ जो कैपिटल आर है ये राउंड होने का जीन है और ये जो स्मॉल आर है यह झुर्रीदार यानी खुरदरा सतह देने वाला जीन है। तो उसके अंदर जो गैमेट बना है, जैसे मैं बताया कि ऑटोमेटिक इस पौधे में 4 जीन है, इस पौधे के प्रत्येक सेल में 4 जीन है। तो जब इसका गैमेट बनेगा तो उसमें से 2 ही जीन जाएगा इसमें से, क्योंकि एक जोड़ा के लिए 1 जीन जाएगा। तो इस तरह करने से अगर देखा जाए तो उस पौधे में तो इसमें 4 प्रकार के गैमेट बनेगा। तो कैसे बनेगा यहाँ पर देख लो, कैसे यहाँ पर गैमेट बना है। यहाँ पर अगर इस जीन के साथ अगर इस जीन का कॉम्बिनेशन होता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ये गैमेट बनेगा। अगर इस जीन के साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो कैपिटल वाई स्मॉल आर जीन बनेगा। अगर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है तो स्मॉल वाई कैपिटल आर गैमेट बनेगा। और इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो स्मॉल वाई स्मॉल आर गैमेट बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि वो संकर पौधे में ये 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे माने कॉम्बिनेशन 4 प्रकार का गैमेट उसमें बन सकता है, बनेगा मतलब ये 4 प्रकार, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब क्या हुआ, अगर 4 प्रकार का उसमें अगर गैमेट बनता है तो उस तरह 2 पौधों के बीच लेकर उसको संकरण कराया गया। तो इनके बीच जो संकरण कराया गया तो उस संकरण को एक चेकर बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चेकर बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये जो है, ये जो ऊपर में 4 ठो बताया हूँ इसको चेकर बोर्ड कहा जाता है इस तरह से। तो इसमें ऊपर की तरफ ये सभी नर गैमेट्स है। एक जो पौधा वो नर पौधे में ये सभी नर गैमेट्स बने हैं और ये मादा गैमेट्स बने हैं। और चूंकि स्वपरागण कराया गया तो एक ही पौधे में कराया गया, चूंकि एक ही पौधे में नर और मादा जनन दोनों होते हैं तो उसी पौधे के जो नर जो भाग होगा उसमें ये 4 प्रकार का गैमेट बनेगा और उसी में जो मादा होगा उसमें ये 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। तो अब क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पर लैंगिक प्रजनन हो रहा है, माने नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स आपस में मिलते हैं और नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स का आपस में मिलने को निषेचन कहा जाता है। तो इनमें जब निषेचन की क्रिया होगा इन पौधों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत, तो अगर इस जीन के साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो कैसा बनेगा, कैपिटल वाई इस तरह कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा।
तो ये कम्बिनेशन वाला जो बीज जो उत्पन्न होगा, तो इससे जो पौधा उत्पन्न होगा उसका बीज का रंग कैसा होगा? उसका बीज का रंग पीला होगा और बीज का आकार गोल होगा, क्योंकि उसमें ये जीन है। उसी तरह अगर इसका कम्बिनेशन होता है यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये जो जीन आ गया, ये जीन क्या उत्पन्न करेगा? बीज का रंग पीला, और चूंकि ये प्रभावी लक्षण है तो भी गोल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी कैसा हो गया? पीला गोल। तो उसी तरह इसका कॉम्बिनेशन करके बताया गया यहाँ पर, उसी तरह सब इसका कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, इसी तरह कॉम्बिनेशन। तो एक बात याद रखना है कि जब भी इसका क्रॉस होगा तो याद रखना कि डोमिनेंट वाला को पहले रखना है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका जीन को बाद में रखना है। तो इस तरह हम 16 प्रकार का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है, और इसको यहाँ पर इसको चेकर बोर्ड कहा जाता है। तो चेकर बोर्ड की सहायता से दर्शाया गया है। अतः यह F2PD है। और यहाँ थोड़ा जान लो कि ये जो है ये एक पौधे का गैमिट है, ये गैमिट है, तो F1PD का गैमिट हो गया। और F1PD के गैमिट का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, मतलब स्वपरागण के द्वारा निषेचन की क्रिया होती है, तो F2PD के पौधे उत्पन्न होते हैं। तो अब देखते हैं कि F1PD में रिजल्ट क्या हुआ। तो इसमें क्या देखा गया कि ये जो पूरा जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ 16 यहाँ पर कुल मतलब 16 कॉम्बिनेशन से कुछ बीज उत्पन्न हुए, जिसमें इसमें 9 टाइप के जो थे वो जो बीज था पीला गोल, मतलब रंग पीला था और उनका आकृति गोल था। 3 बीज थे पीला झुर्रीदार, 3 बीज हरा गोल और एक था हरा झुर्रीदार। तो इसको यहीं से लिखा गया, देखो पीला गोल। तो पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं मार्किंग कर दिया हूँ ताकि यहाँ पर समझ में सुविधा होगा। देखो यहाँ पर तो पीला गोल कितने मिला हमको? 9 मिला। अब देखते हैं पीला झुर्रीदार। तो देखो पीला झुर्रीदार, देखो यहाँ पर पीला झुर्रीदार 1 2 3, तो पीला झुर्रीदार देखो यहाँ पर मिला। हरा गोल, तो हरा गोल देखो यहाँ पर 1 2 3 हरा गोल, और हरा झुर्रीदार। तो इस तरह हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटाइप अनुपात हमको मिला वो है 9:3:3:1। इसी तरह इसका जेनोटाइप अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो इसका जेनोटाइप अनुपात निकालने का इसका जो है हम एक इसका कॉलम जैसा बना देंगे यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ F2PD का जेनोटाइप अनुपात, तो ये हम जेनोटाइप लिखे जा करके, ये जो जीन का जो स्ट्रक्चर था 100 था। इस तरह का जीन का जो रचना था उसमें 2 हमको देखने को मिला। इस तरह का जीन का कॉम्बिनेशन 2 था। इस तरह का जीन वाला 4 था। तो इसी तरह इसको लिखा गया है और इस तरह हम क्या पा गए? एक अनुपात बन गया। अतः जीनोटाइप ए वाला है और इसका अनुपात ए वाला है। अतः मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ? 1:2:4:1:4:1:2:1:1। तो इसको ऐसे याद रखना है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर आनुवंशिकता का दूसरा नियम उन्होंने दिया, जिसको हम लोग स्वतंत्र विन्यास का नियम कहते हैं, और इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देख लेते हैं कि मेंडल ने दूसरा नियम क्या दिया। तो मेंडल का दूसरा जो नियम है, जिसको स्वतंत्र विन्यास या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहा जाता है। तो यह नियम यह है कि जब किसी संकरण में 2 जोड़े विरोधी लक्षणों के कारक, जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं, भाग लेते हैं, तो उत्पन्न संकर में विपरीत लक्षणों के प्रत्येक जोड़े के कारक परस्पर स्वतंत्र होते हैं एवं गैमिट निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि किसी हाइब्रिड में जितने भी उसके विरोधी लक्षण वाले जोड़े होते हैं, तो ये कभी भी आपस में मतलब युक्त नहीं होते हैं। वे सभी जीन स्वतंत्र होते हैं किसी जीव के अंदर, और वे अगली पीढ़ी में वो जीन मतलब गैमेट निर्माण के द्वारा अलग हो जाते हैं। तो यही था मेंडल का दूसरा नियम, जिसको स्वतंत्र विन्यास का नियम कहा जाता है। मतलब कि जीन स्वतंत्र होते हैं
एक जीव के अंदर और अगली पीढ़ी में वे अलग हो जाते हैं। तो ये था मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा, और इसको अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को और भी एक दो बार ध्यान से देखिएगा, और साथ में इसको थोड़ा बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।